हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 19 में। और लेक्चर नंबर 19 के साथ अब हम तेजी से एंशिएंट हिस्ट्री या भारत के प्राचीन इतिहास को खत्म करने की दिशा में, कवर करने की दिशा में या रैपअप करने के डायरेक्शन में अब बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है अगले कुछ लेक्चर्स में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इन सभी लेक्चर्स में कवर करके आपके सामने एज ए कंप्लीट पैकेज प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चाहे वो आपके नॉलेज एनहेंसमेंट स्टैंड पॉइंट से, चाहे आपकी एग्जामिनेशन प्रेपरेशन स्टैंड पॉइंट से, हर तरीके से मुझे लगता है एक होलसम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेक्चर नंबर 18 में फाइनली हमने एक मेगा टॉपिक को खत्म किया, फिनिश किया। लेक्चर नंबर 18 में हमने जो बड़ा ट्रांजिशन पीरियड रहा 600 BC टू 300 BC का, जिसमें बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, महाजनपदास हो, राइज ऑफ मगध हो, उनके अर्बन सेंटर्स हो, कल्चर हो, स्टेटस ऑफ विमेन हो, ट्रेड हो, वर्णा का सिस्टम, कास्ट का क्या स्टेटस रहा, सोशल मोबिलिटी कैसे रही, एक्सचेंजेस कैसे रहे, फॉरेन ट्रेड कैसे रहा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैसे रही, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कैसे रहे, इन्वेजन्स कैसे रहे, चाहे मैसेडोनियन इन्वेजन हो, चाहे वो पर्शियन इन्वेजन्स हो, कौन से वो इंपॉर्टेंट किंग्स रहे, डायनेस्टीज रहे, जिसने उस ट्रांजिशन पीरियड रफली 300 ईयर्स 300 साल का एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री स्टैंड पॉइंट से शायद इतना भी लंबा आपको ना लगे। लेक्चर नंबर 19 में दूसरा मेगा टॉपिक मैं कहूंगा आज हम लॉन्च कर रहे हैं किंगडम स्टैंड पॉइंट से, या पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टैंड पॉइंट से, या एम्पायर स्टैंड पॉइंट से। और जैसा हमने लेक्चर नंबर 18 को रैप अप करते वक्त आपको बताया कि लेक्चर नंबर 19 इंट्रोड्यूस करेगा आपको द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जो 324 BCE से 187 BC तक एग्जिस्ट इंडिया में करता रहा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रूल करता रहा। और जब भी आप बात सुनते होंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इनफैक्ट मैं कहूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब, अशोका द ग्रेट, वो भी मौर्य एम्पायर से ही बिलोंग करते थे। चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपांस ऑफ द एम्पायर, कहां तक मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, या कल्चरल हिस्ट्री हो कि मौर्यन एम्पायर के दौरान बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ, सेंट्रल एशिया हो, चाइना हो, बाकी सभी जगह हो, मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड। आज तक भी उसकी छाप उन सभी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। तो आज दोस्तों लेक्चर नंबर 19 के थ्रू हम शुरू करेंगे द मौर्यन एम्पायर को। मौर्यन एम्पायर 324 टू 187 BC। रफली 3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर्स में मे बी कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे मौर्यन एम्पायर को। बहुत शॉर्ट में भी खत्म कर सकते हैं, बट मुझे लगता है एंशिएंट हिस्ट्री अपनी समझना या प्राचीन इतिहास को समझना वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर इसको हम डिटेल में नहीं समझाएंगे तो आप सभी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कहूंगा मजा नहीं आएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में। और आप किसी एक सोर्स से उस सब्जेक्ट को पढ़ भी लें, समझ भी लें, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है, एग्जाम के लिए हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको लगे अभी भी कुछ छूट गया है, रह गया है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इसे टीचर की ही गलती कहा जाए। तो कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां टीचर की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से कम हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, या हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हों। और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को खत्म करने के बाद हम अगले अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ फिर कूच करेंगे, हम मूव करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट सजेशंस लोगों ने दिए हैं। किसी ने कहा है कि एथिक्स पे हम स्टार्ट करें, किसी ने कहा है ज्योग्राफी पे हम स्टार्ट करें, किसी ने कहा इंडियन पॉलिटी पे हम स्टार्ट करें। लेट्स सी, पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को प्रॉपर्ली रैप अप कर लिया जाए। आज का जो लेक्चर है यह एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा।
आज सिर्फ हम उन 4 डिफरेंट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर का जो पीरियड है, या उनकी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, सोशल कॉम्पोजिशन के बारे में, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में। उन 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेस को सिर्फ आज हम कवर करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल मिलती है, जिसके बेसिस पे ये जो मौर्यन एम्पायर का पीरियड है 324 टू 187 बीसी, इसको हिस्टोरियंस ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो भी चारों हमारे मेजर सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर के पीरियड के, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें थोड़ी बहुत शायद कमियां रह गई हों, उसको भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 20, वो डिटेल में कवर करना शुरू करेगा जो उस वक्त की मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, या टाउन्स हो, या कल्चर हो, या डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा का कॉम्पोजिशन हो, या उनका स्टेटस हो, या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो। ये सभी हम लेक्चर नंबर 20 एंड देन फाइनली होपफुली लेक्चर नंबर 21 में या मे बी 22 में मौर्यन एम्पायर को पूरी तरह एज ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रैप अप करेंगे। तो चलिए, विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 19 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इन टर्म्स ऑफ सोर्सेस, सेम स्टोरी। सबसे प्राइमरी हमारा सोर्स, सबसे रिलायबल सोर्स मुझे लगता है, कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स मुझे लगता है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल धाइया, साथ ही साथ आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी। चलिए, सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने कि कैसे मौर्यन एम्पायर का पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, या मौर्यन एम्पायर का जो पीरियड है, उसके बारे में शुरुआत में हमें किस पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ। और यह साल रहा 1905 या 1905। और उस वक्त जो मैसूर गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उनके जो लाइब्रेरियन थे आर रामा शास्त्री, उनको तंजौर डिस्ट्रिक्ट के एक पंडित ने एक मैन्युस्क्रिप्ट हाथ में दी। और आर रामा शास्त्री जी, जो मैसूर गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को देखा। और यह एक संस्कृत टेक्स्ट थी जिसको 168 फोलियोज में, ग्रंथ स्क्रिप्ट में लिखा गया। साथ ही साथ इस संस्कृत टेक्स्ट में या मैन्युस्क्रिप्ट में एक कमेंट्री भी रही बाय ए पर्सन नेम्ड भट्ट स्वामिन। ये जो अननेम्ड स्क्राइब है, मतलब उस वक्त ये नहीं पता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है या ये जो संस्कृत टेक्स्ट है एक्चुअली क्या है ये। लेकिन जब इसको एग्जामिन किया गया तो एक बात सभी को क्लियर हो गई कि बड़ी ही केयरफुल तरीके से इस पूरे टेक्स्ट को लिखा गया है। कुछ इसमें गलतियां भी हैं कुछ जगह, लेकिन ओवरऑल ये जो टेक्स्ट है, इट हैज बीन डन विद एक्सट्रीम केयर। जो टेक्स्ट है ये 15 अलग अलग बुक्स में डिवाइडेड रहा, और वो फिर अलग अलग सेक्शंस और सबसेक्शंस में डिवाइड रहे। इसको बड़ी टर्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टाइल में लिखा गया। अगर आप इस मैन्युस्क्रिप्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये ओपन होती है ऑस्पिशियस सिंबल ओम के साथ, और एक सैल्यूटेशन है शुक्रा और बृहस्पति को। शुक्रा को परसेप्टर माना जाता है डीमंस का, मतलब राक्षसों का, और बृहस्पति को परसेप्टर माना जाता है गॉड्स का, मतलब देवताओं का। और उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट सजेस्ट करती है कि ये जो अर्थशास्त्र है, अब आप समझ गए हम किस मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। बहुत बार आपने नाम सुना होगा अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है, इसको प्रिपेयर किया गया है पहले की कई सारी बुक्स, इंफॉर्मेशन, ट्रीटाइजेस होता करती थी जिनको एंशिएंट टीचर्स ने कंपोज किया, उनकी इंफॉर्मेशन को लेते हुए, उसको एक्वायर करते हुए। और ये जो अर्थशास्त्र है, ये डील करता है किस तरीके से आप अर्थ को, मतलब पृथ्वी को, मतलब जमीन को आप एक्वायर करेंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए ये शास्त्र हो गया किसके बारे में? अर्थशास्त्र। इसके मीनिंग को
कुछ देर में आपको डाइसेक्ट करके और डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको अर्थशास्त्र क्यों कहा गया। और इस मैन्युस्क्रिप्ट में या अर्थशास्त्र में कई तरह तरह के टॉपिक्स को कवर किया गया। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसान लगी ये लर्न करने में, समझने में। इनफैक्ट जो आइडियाज का प्रिसीशन रहा, एक्यूरेसी रहा, वर्ड रहे, मीनिंग रहे, ये इसी किताब के थ्रू में पता चलता है। सभी कंपोज किए गए किसने? अर्थशास्त्र को किसने कंपोज किया था? कौटिल्य ने, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। जो लाइब्रेरियन थे श्री आर रामाशास्त्री, उन्होंने शुरुआत में सोचा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली है 1905 में, ये 1 या 2 सेंचुरी से पुरानी नहीं हो सकती। लेकिन जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो उनको यह बात समझ में आ गई कि हो सकता है ये बुक या मैन्युस्क्रिप्ट बहुत पुरानी ना हो, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, ये कहीं पुरानी दिखाई देती है। इसके अलावा बड़ी सोफिस्टिकेटेड और अथॉरिटेटिव ये टेक्स्ट लिखी गई है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। स्टेट क्राफ्ट के ऊपर मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, एम्पायर कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसके डिफरेंट फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होने चाहिए, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होने चाहिए, टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, आर्मीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए, किंग या राजा या एम्पायर के क्या फंक्शंस हैं, उत्तरदायित्व हैं, ये सभी इस स्टेट क्राफ्ट के टेक्स्ट में आपको दिखाई देते हैं, जिसका नाम रहा अर्थशास्त्र। फिर उन्होंने इसको, क्योंकि ये संस्कृत टेक्स्ट था, इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया और 1905 से ही उनका जो ट्रांसलेशन था वो टुकड़ों टुकड़ों में उस वक्त का स्कॉलरली जर्नल रहा जिसका नाम था द इंडियन एंटिक्वेरी, उसमें पब्लिश होता हुआ दिखाई देने लगा। 1909 में मतलब 1909 में उन्होंने अपना पूरा ट्रांसलेशन पब्लिश कर लिया और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फाइनली हुआ 1915 में, 1915 में। जब ये पब्लिकेशंस पब्लिक डोमेन माने लगे, स्कॉलरली जर्नल इंडियन एंटिक्वेरी के थ्रू, बाद में जब इंग्लिश में पब्लिश हुआ 1915 में, तो लोगों में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, हिस्टोरियंस में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, आर्कियोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी या हमारे एकेडमिशियंस थे, उन सभी में, इवन कॉमन मासेस में, जो भी हमारा इंटेलिजेंसिया था, उनमें एक बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि क्या है ये अर्थशास्त्र। और उस इंटरेस्ट की वजह से जो बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या कमेंट्रीज थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर, वो भी अब लोग डिस्कवर करके ट्रांसलेट करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद कौटिल्य के इस अर्थशास्त्र को ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मराठी हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जर्मन हो, इटालियन हो, रशियन हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में भी। एक बड़ा क्रिटिकल एडिशन जो कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट और अर्ली मेडिवल कमेंट्रीज उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन पर बेस्ड है, इसको पब्लिश किया गया 1960-63 में बाय श्री आरपी कांगले। पहली बार 1905 या अर्ली 20th सेंचुरी में जब अर्थशास्त्र की डिस्कवरी हुई, तभी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने लगी इसके पीरियड की या मौर्यन एम्पायर की। लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी कि अर्थशास्त्र की क्या एज है, मतलब इसे कब लिखा गया है और कौन इसके एक्चुअल ऑथर रहे, उसको लेके एक कंट्रोवर्सी डिबेट भी स्टार्ट हुई। कई स्कॉलर्स को लगने लगा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये डेफिनेटली मौर्यन पीरियड का ही वर्क है, जिसको लिखा गया कौटिल्य या चाणक्य द्वारा। और कौटिल्य और चाणक्य ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसफुल होने में और नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में। लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने इसको कहीं बाद की डेट दी कि मौर्यन पीरियड की नहीं है, मौर्यन पीरियड के बाद में ये बुक या टेक्स्ट या मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। मौर्यज ने 324 से 187 बीसी तक एक ऐसा एम्पायर स्टैब्लिश किया जो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक स्प्रेड
हुआ, फैला, अपना डोमिनियन वहां पर स्टैब्लिश किया। और बहुत बार यह होता है कि अगर आप सिर्फ डायनेस्टिक हिस्ट्री पढ़ें कि कौन राजा बना, राजा के बाद कौन राजा बना, फिर किसने किससे लड़ाई हुई, कहां लड़ाई हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, तो उससे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री तो समझ जाएंगे, लेकिन आप उससे जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, सिविलाइजेशन के या हिस्ट्री के, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री आप नहीं समझ पाएंगे। जो सोर्सेस हैं मौर्य पीरियड के, वो एक जैसी स्टोरी कहने के बजाय अलग अलग स्टोरी भी बताते हैं, और मौर्य पीरियड से पहले के जो सोर्सेस हैं उनके मुकाबले मौर्य पीरियड के जो सोर्सेस हैं वो कहीं ज्यादा डिफरेंट हैं, वेरिड हैं कंपैरेटिवली। पुराना में जो हमको किंग लिस्ट मिलती है कि राजा के बाद कौन, राजा के बाद कौन, राजा के बाद कौन रहा, वो भी मौर्यास को रेफर करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें कई सारी इनकंसिस्टेंसी भी हमको दिखाई देती हैं। जैसे एक जो पुराना का सेट है या टेक्स्ट है वो सजेस्ट करता है 13 मौर्य किंग्स, मतलब 13 मौर्य किंग्स जिन्होंने 137 ईयर्स तक अपना रूल किया, लेकिन वहीं जो दूसरा सेट ऑफ टेक्स्ट है वो 13 मौर्य किंग्स के बजाय सिर्फ 9 ही किंग्स सजेस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जैना टेक्स्ट देख लें या जैनिज्म के टेक्स्ट देख लें, जैना वर्क देख लें, जैसे हेमचंद्र की परिशिष्ट परवान, वो अल्यूड करती है कि चंद्रगुप्त का जैनिज्म के साथ भी कनेक्शन हुआ करता था। और अगर आप 5th सेंचुरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ड्रामा देख लें जिसका नाम है मुद्राक्ष, जिसको किसने लिखा? विशाखा दत्त ने, और किस स्टोरी, किस थीम पर यह बेस्ड है? ये जो चाणक्य की क्लेवर मैकिनेशंस थे, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हुआ करते थे, और चाणक्य के क्लेवर मैकिनेशंस थे राक्षस एक मिनिस्टर हुआ करते थे नंदा किंग के किंगडम में, उनके अगेंस्ट। मतलब चाणक्य की स्मार्टनेस, उनकी चालाकी नंदा किंग और उनके मिनिस्टर राक्षसा के अगेंस्ट, उसमें भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी डिटेल मिलती है। अगर आप बुद्धिस्ट वर्जन्स देख लें चाणक्य चंद्रगुप्ता लेजेंड की, तो ये आपको प्रिजर्व दिखाई देते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के महावंशा में। इसके अलावा 10th सेंचुरी की कमेंट्री अगर आप देख लें, बुद्धिस्ट कमेंट्री, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है वंशतपस्किनी, उसमें भी आपको चाणक्य चंद्रगुप्ता के लेजेंड्स मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको मिलिंद पाना और महाभाष्य में भी मेंशन होती हुई दिखाई देती है। अगर आप तमिल पोएट ममुलनार की पोयम देख लें तो उसमें मौर्यास का जो साउथवर्ड एक्सपेंशन रहा उसकी कुछ डिटेल्स आपको दिखाई दे जाएंगी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो फोकस ऑफ अटेंशन रहा मौर्यन पीरियड का, जिसको एक एग्जाम्पलरी किंग, मतलब एक ऐसा किंग जैसे सभी लोग बने, को बार बार रेफर किया गया, फोकस किया गया, असर्ट किया गया, क्या रहा होगा उनका नाम? अशोका द ग्रेट। अशोका। टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दीपवंश, महावंश, अशोकवदना, दिव्यदाना या वंशात्मकनी, इन सभी में अशोका जो लेजेंडरी किंग रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिखाई देती है, अवेलेबल है, मिलती है। अगर आप एक तिब्बतन मॉन्क तारनाथ की 17th सेंचुरी की इंडियन बुद्धिज्म की हिस्ट्री को भी देखें तो उसमें भी मौर्यास के या अशोका द ग्रेट के लेजेंडरी मेंशन आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। टेक्सचुअल सोर्सेज एंड हिस्ट्री के मौर्यन पीरियड के कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ये दो ऐसे सोर्सेज हैं। एक बार फिर से, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, जब भी हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन डायनेस्टी की या अशोका की, उस पूरे पीरियड की, तो ये दोनों बुक्स, दोनों रेफरेंसेस, दोनों टेक्सचुअल सोर्सेस, कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका सबसे इंपॉर्टेंट रोल या प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो जब हमने इस बात को समझ लिया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमने इस बात को भी समझ लिया कुछ जैना टेक्स्ट भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमने इस बात को भी समझ लिया
कि पुराण में भी हमें मेंशन इनका दिखाई देता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र और इंडिका क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के पीरियड की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो क्यों ना अब हमारा नेक्स्ट सब डिस्कशन हो जाए इन दोनों मेजर सोर्सेस अबाउट मौर्यन एम्पायर। सबसे पहले ओपनिंग हम करेंगे द फेमस अर्थशास्त्र बाय नन अदर देन कौटिल्य, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है रिटन बाय कौटिल्य एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड है, एक्सट्रीमली डिटेल्ड है अबाउट स्टेट क्राफ्ट, मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, एम्पायर कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसे चलानी चाहिए। और जो बुक है कई सारे जो प्रीवियस वर्क्स रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट उसके ऊपर बेस्ड रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं। लेकिन जिन वर्क्स का रेफरेंस आपको अर्थशास्त्र में मिलता है उसमें से अभी आपको ओरिजिनल रेफरेंस कोई भी अवेलेबल दिखाई नहीं देता। हो सकता है टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गए हों। अर्थ, क्या मतलब है अर्थ का? हिंदी का अर्थ, इंग्लिश का नहीं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई देंगे। जो टर्म है अर्थ नया टर्म नहीं है, इससे पहले भी जब हमने पुरुषार्थ, जब हमने आश्रम सिस्टम देखा था वर्णा सिस्टम का, तो हमने समझा था उस वक्त कि अर्थ का मतलब है मटीरियल वेलबींग। मटीरियल वेलबींग का मतलब है कि आपकी भौतिक सुख सुविधाएं वो आपके पास जितनी होंगी मटीरियल वेलबींग उतनी अच्छी होगी, इसी को कहा जाता है अर्थ। और अर्थशास्त्र बिल्कुल कैटेगरीली इस बात को कहता है कि धर्म जो स्पिरिचुअल वेलबींग आप कहते हैं या काम जो सेंसुअल प्लेजर आप कहते हैं, अर्थशास्त्र में अर्थ जो है ये इन दोनों मतलब धर्म और काम से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। क्योंकि धर्म और काम आप तभी फॉलो कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे जब आपके पास अर्थ होगा, मटीरियल वेलबींग आपके पास होगी। तभी तो आप बाकी सारे आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हाउस होल्डर की, एक बेटे की, एक हस्बैंड की, या फिर प्रोक्रिएशन की, अपने वंश को आगे बढ़ाने की, ये सभी चीजें आप तभी तो कर पाएंगे। और धर्म भी आप तभी फॉलो कर पाएंगे, अपने घर पे आपको कर्म कांड करना है, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, आपको मान लीजिए भिक्षा देनी है। अगर आपके पास अर्थ ही नहीं है, मटीरियल वेलबींग ही नहीं है, या आपके पास धन ही नहीं है, तो आप धर्म और काम को कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे? तो इसका मतलब धर्म और काम से सुपीरियर रखा गया अर्थ को, और क्योंकि अर्थ के ऊपर धर्म और काम दोनों ही डिपेंडेंट देखे जाते हैं। और अर्थशास्त्र के हिसाब से अर्थ इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। अर्थ का मतलब है लाइवलीहुड ऑफ ए मैन, कि किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की जीवन अर्जिका कैसे होती है, कैसे आप अर्न करते हैं अपने लाइवलीहुड को। और उस वक्त का जमाना हो या आज का जमाना हो, मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं बदला। पहले कहीं और ज्यादा आपकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट हुआ करती थी किस पे? अर्थ पे, जमीन पे। इसके साथ साथ जो लोग जमीन पे रहेंगे, अर्थ पे रहेंगे, इंग्लिश वाले अर्थ पे, जमीन पे रहेंगे, वो जमीन को कैसे एक्वायर करेंगे? क्योंकि जितनी आपके पास जमीन होगी, अर्थ होगी इंग्लिश वाली, उतना ही आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर पाएंगे, आप मटीरियल वेलबींग इंश्योर कर पाएंगे। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र लर्निंग की वो ब्रांच है जो डील करती है मीन्स ऑफ एक्विजिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ। मतलब कैसे आप जमीन या पृथ्वी या हमारी मदर अर्थ को एक्वायर करेंगे, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और क्योंकि उस वक्त से लेके आज तक जो जमीन है, अर्थ है, ये लोगों की लाइवलीहुड का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो उसको एक्वायर करना, प्रोटेक्ट करना, अपने मटीरियल वेलबींग को बढ़ाना ही अर्थशास्त्र का मेन फाउंडिंग आइडियोलॉजी थीम है। चाहे स्टेट हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे ग्रुप्स हो, चाहे वर्णा हो, चाहे कास्ट हो, चाहे हाउस होल्ड्स हो, सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मटीरियल वेलबींग को आप बढ़ाएं। तभी
एक किंग दूसरे किंग के ऊपर अटैक करेगा। कई बार मैसिडोनियन इन्वेजन हो, इंडियन इन्वेजन हो दूसरे स्टेट पे, पर्शियन इन्वेजन हो, रोमन इन्वेजन हो, ग्रीक इन्वेजन हो, इजिप्शियन इन्वेजन हो, कुछ भी आप देख लीजिए, आज तक आप देख लीजिए कि एक कंट्री, एक इंडिविजुअल या एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि मैं अपने एम्पायर को बढ़ा लूं, मैं और ज्यादा जमीन अपने कब्जे में ले लूं, मेरे पास और ज्यादा रिसोर्सेस आ जाएं, जिसको एक्सप्लॉइट करके मैं और ज्यादा रिच हो जाऊं, अपने रिसोर्सेस को बढ़ा लूं, अपनी लाइवलीहुड को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाऊं। इसका मतलब अर्थशास्त्र अल्टीमेटली जो साइंस है स्टेट क्राफ्ट की, कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी राजा हो, कोई भी एम्पायर हो, किस तरीके से उसको अपना साम्राज्य चलाना चाहिए, उस साइंस को कैसे आप अचीव करेंगे, यह है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, ये टोटल वर्क है, ये सिंगल बुक नहीं है, ये है 15 बुक का एक सेट, 15 बुक्स, जिनको कहा जाता है अधिकारणास। जो पहली 5 बुक हैं, फर्स्ट 5 बुक्स, ये किसके साथ डील करती होंगी? ये डील करती हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसको कहा जाता है तंत्र। जैसे आज भी नॉर्थ इंडिया में आप नाम सुनेंगे सरकारी तंत्र, सूचना तंत्र। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सेटअप क्या है, सिस्टम क्या है। तो ये तंत्र से डील करती हुई, या इंटरनल आपका क्या तंत्र होगा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, फर्स्ट 5 बुक्स डील करती हैं। इसके बाद जो अगली 8 बुक्स हैं, नेक्स्ट 8 बुक्स हैं, ये डील करती हैं इंटरस्टेट रिलेशंस। इंटरस्टेट रिलेशंस का मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, एक किंग का दूसरे किंग के साथ, एक एम्पायर का दूसरे एम्पायर का साथ क्या कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, और इसको कहा गया अवापा। और जो लास्ट की 2 बुक्स रह गई, वो मिसलेनियस टॉपिक्स के साथ डील करती हुई दिखाई देती हैं। मतलब फर्स्ट 5 बुक्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र, नेक्स्ट 8 बुक्स इंटरस्टेट रिलेशंस अवापा, और लास्ट 2 मिसलेनियस टॉपिक्स। अर्थशास्त्र की अगर एक मेजर प्रॉब्लम आप समझें, तो इसको आप हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पे तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से सबसे बड़ी डिबेट या कंटेंशन या इश्यू है इसकी डेट को लेके, कब ये लिखी गई, किस पीरियड में लिखी गई, और कौन इसके ऑथर रहे। जैसे जो सबसे प्रेवलेंट व्यू है वो है ट्रेडिशनल व्यू, और ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से ये जो वर्क है ये 4th सेंचुरी बीसीई, मतलब रफली मौर्य पीरियड के टाइम का ही समझा जाता है, देखा जाता है। और इसको किसने लिखा होगा? कौटिल्य, जिनको और क्या कहा जाता है, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर बनने उन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की। इस व्यू को, इस ट्रेडिशनल व्यू को, कि ये 4th सेंचुरी बीसी का काम है, जिसको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखा है, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में या उनके कोर्ट में, इसको सपोर्ट करता हुआ अर्थशास्त्र का एक वर्स है 1.1.19, वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि ये जो वर्क है इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत प्रिसाइज है, डॉक्ट्रिन में, साइंस में वर्ड है, और किसी भी वर्डीनेस से फ्री है, और इसको कंपोज किया है कौटिल्य ने। मतलब क्लियर डायरेक्ट रेफरेंस 1.1.19 में कि कौटिल्य ने ही इसको लिखा है। दूसरा वर्स 15.1.73 वो असर्ट करते हैं कि जो शास्त्र है ये उन्होंने कंपोज किया है, जिन्होंने गुस्से में आकर एज ए वेपन जो नंदा किंग्स के अंडर एम्पायर था उसको कंट्रोल को, उसको ओवरथ्रो करने में मदद की। और ये सबको पता है कि कौटिल्य या चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी नंदा डायनेस्टी या नंदा किंग्स को ओवरथ्रो करने में। बाद के भी कुछ वर्क्स, जैसे कबंड आकाश की आप नीतिसार आप देख लें, या डंडेनी की दशाकुमार चरिता आप देख लें, या विशाखा दत्त की मुद्राक्ष आप देख लें, या बाण भट्ट की कादंबरी आप देख लें, ये सभी लेटर वर्क्स भी ये जो ट्रेडिशनल व्यू है कि अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी बीसी में मौर्यन पीरियड में लिखा गया, और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो एक ही व्यक्ति के नाम थे उन्होंने ही लिखा, इसको सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगले कुछ साल में डिस्कशन थोड़ा चेंज हुआ। ये जो ट्रेडिशनल व्यू रहा
कि 4th सेंचुरी बीसी, मौर्यन पीरियड और कौटिल्या ने ही लिखा है, इसको कई ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जाने लगा। जैसे दो वर्सेस हमने देखे कि 1.1.19 और 15.1.73 दोनों सजेस्ट करते हैं कि इसको कौटिल्या ने ही लिखा। इसके लिए कहा गया कि हो सकता है ये दोनों वर्सेस बाद के इंटरपोलेशंस हों, अर्थशास्त्र पीरियड के साथ चेंज होती चली गई हो, ट्रांसलेशन हुआ हो, एक जनरेशन से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब ट्रांसफर हुई हो तो बाद में इनको ऐड किया गया हो। यह भी कहा गया है कि ये जो मेंशन है कौटिल्या का, जो बुक के कोलोफोन्स हैं, इसका मतलब यह भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं कि कौटिल्या ने खुद ने लिखा हो। इसका यह भी तो मतलब हो सकता है कि कौटिल्या ने ऐसा कहा, या कौटिल्या ऐसा समझते थे, या कौटिल्या ऐसा सजेस्ट करते थे, कौटिल्या ऐसा चाहते थे। जरूरी नहीं उन्होंने खुद ने ही इस बुक को बैठ के लिखा हो सकता है इस बुक में कौटिल्या की आइडियोलॉजी, कौटिल्या की थॉट, कौटिल्या की थीम कैप्चर्ड हो, लेकिन खुद ने इसको ऑथर किया है यह सर्टेन नहीं है। यह काउंटर पॉइंट बता रहे हैं हम लोग ट्रेडिशनल व्यू का। इसके बाद यह भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रहा कि कौटिल्या का नाम आपको पातंजलि की महाभाष्या, और महाभाष्या क्या है? महाभाष्या एक ग्रामर की बुक है, संस्कृत ग्रामर पे सबसे अथॉरिटेरियन मानी इसको जाती है। तो पतंजलि की महाभाष्या में भी मौर्यन पीरियड का आपको मेंशन मिलेगा, चंद्रगुप्ता का आपको मेंशन मिलेगा, चंद्रगुप्ता के कोर्ट और असेंबली का मेंशन मिलेगा, लेकिन कौटिल्या का नाम आपको कहीं नहीं दिखाई देता। तो अगर कौटिल्या वास्तव में उस वक्त थे, उन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखा, तो फिर पतंजलि की महाभाष्या विच इज एन अथॉरिटेटिव वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, उसमें यह मेंशन क्यों नहीं दिखाई देता है? इसके अलावा मेगास्थनीज जो एम्बेसडर हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर के, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उनकी जो मेजर वर्क है, मेजर बुक है मेगास्थनीज की इंडिका, उसमें भी क्यों हमें कौटिल्या या अर्थशास्त्र का नाम नहीं दिखाई देता? तो ये रहे 2 या 3 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स ये सजेस्ट करने के लिए कि हो सकता है अर्थशास्त्र को उस वक्त कौटिल्या ने खुद ने ना लिखा हो सकता है उसके व्यूज रिफ्लेक्टेड हो, लेकिन खुद उसके ऑथर नहीं हो। और यह भी चैलेंज है कि क्या यह उसी वक्त लिखा गया या मौर्यन एम्पायर के बाद लिखा गया, मौर्यन एम्पायर से पहले लिखा गया। अब इन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पतंजलि की महाभाष्या है, जो संस्कृत ग्रामर पर अथॉरिटेटिव बुक है, यह सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज और इवेंट्स को कभी के बार ही मेंशन करती है, क्योंकि यह सिर्फ ग्रामर पे फोकस्ड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे नहीं। और यह ग्रामेटिकल रूल्स को ही अपना मेन एजेंडा बनाकर ये पूरी बुक लिखी गई है। तो सभी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज का या ऐसी बुक्स का या स्टेट से रिलेटेड इश्यूज को आप एक्सपेक्ट करें पतंजलि की महाभाष्या जो एक ग्रामर पे बुक है, यह बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सिमिलरली मेगास्थनीज की जो इंडिका है, वो सबसे पहली बात तो पूरी अभी सरवाइव नहीं करती, सिर्फ कुछ टुकड़े टुकड़े में, फ्रैगमेंट्स में हमको दिखाई देती है। और वो फ्रैगमेंट्स भी ओरिजिनल नहीं है, जो बाद के ऑथर रहे, खासतौर से ग्रीको रोमन ऑथर्स रहे, उनकी राइटिंग्स में रेफरेंसेस हमको मिलते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के। तो आज की डेट में मेगास्थनीज की इंडिका ओरिजिनल फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि ग्रीको रोमन जो ऑथर्स हैं जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका से इंफॉर्मेशन निकाली, उसको पैराफ्रेज किया, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखा, हो सकता है उन्होंने बहुत सारी उस वक्त की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हो, उनको एक्सक्लूड कर दिया हो, छोड़ दिया हो, उनसे छूट गए हो, इग्नोर हो गए हो। जो ऑब्जेक्शन है कि अर्थशास्त्र कौटिल्या ने नहीं लिखी, लेकिन एक स्कॉलरली वर्क है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखी है, टाइम पीरियड के बाद उसमें एडिशन होते गए हैं, यह भी कन्विंसिंग नहीं है। क्योंकि जो लेवल ऑफ डिटेल आप इसमें मिलेगी, वो जब तक आप पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पारंगत ना हो, एक्सपर्ट ना हो, वो लेवल ऑफ डिटेल निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल सा टास्क है। अर्थशास्त्र का जो डिस्कशन है इंटरस्टेट रिलेशंस पे, ये ऐसा लगता है कि स्मॉल से मॉडरेट साइज की जो स्टेट होती है उसको डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। सर्टेनली मौर्य एम्पायर जितना जो बड़ा एम्पायर है कि पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट नॉर्थ से साउथ और वहां अफगानिस्तान तक, इतने बड़े एम्पायर का सेटअप ऐसा लगता है अर्थशास्त्र में ना दिखाई देता हो। जो पूरा डिस्कशन है स्टेट क्राफ्ट का,
वो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वो एक उसमें कैरेक्टर हैं जिसका नाम है विजिगिषु, उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है। और विजिगिषु का एक्चुअली मतलब है द वुड बी कॉन्करर, कि जो विजेता बनना चाहते हैं, विजेता होंगे, या जिनका डिजायर है कि जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है एंड मोर, उसको मैं जीत लूं, उस पर विजय प्राप्त कर लूं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है, लिखा गया है कि अगर मुझे ऐसा करना है, इतना स्ट्रांग पावरफुल बनना है कि मुझे पूरा सब कॉन्टिनेंट पे राज करना है, तो मुझे किस टाइप की स्टेट को बनाना होगा, खड़ा करना होगा, डिफाइन करना होगा। इसके अलावा आपको अर्थशास्त्र में बहुत इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और जेनरस सैलरीज जो अलग अलग ऑफिशियल्स को आप पे करते हैं, इनका भी बहुत क्लियर कट मेंशन दिखाई देता है। तो यह बहुत क्लियर है कि जो भी इसके ऑथर रहे हों, उनके माइंड में एक लार्ज वेल स्टैब्लिश्ड स्टेट या पॉलिटी माइंड में रही होगी। अगर हम कंपैरिजन करें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का और मेगास्थनीज की इंडिका का, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो फोर्टिफिकेशंस के बारे में हो कि किलेबंदी किस टाइप की हुआ करती थी, या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, या आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, या टैक्सेशन के बारे में हो। और इस वजह से इन सभी कॉन्ट्रडिक्शंस को अगर आप एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि पहली बात तो दोनों में इतना डिफरेंस है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र कई टॉपिक्स पे, फोर्टिफिकेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन पे बहुत डिफर करती है मेगास्थनीज की इंडिका से। तो ये दोनों बुक्स, ये दोनों वर्क्स एक पर्टिकुलर सेम पीरियड के तो हो ही नहीं सकते। और जब ये बात बहुत क्लियर है इंडियन सोर्सेस से भी, ग्रीक और रोमन सोर्सेस से भी, कि मेगास्थनीज डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर की तरह रखे गए रहे, तो फिर उनका अकाउंट अर्थशास्त्र कौटिल्य के अकाउंट से कैसे डिफरेंट हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेगास्थनीज की इंडिका कहीं ज्यादा ऑथेंटिक हो, क्योंकि हमें यह मालूम है कि मेगास्थनीज डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्पररी थे, उनके साथ के थे, उस वक्त के थे, उनके कोर्ट में रहा करते थे एज एन एम्बेसडर। लेकिन कौटिल्य का मेंशन कई जगह हमें नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थशास्त्र को बाद में लिखा गया हो। लेकिन यह जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि यह मौर्यन एम्पायर के पीरियड की नहीं थी या कौटिल्य ने नहीं लिखा था, यह एक्सेप्टेबल या एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। कई रीजन है उसके। एक तो मेगास्थनीज जो थे, अगर आप उनकी राइटिंग देखें या उनकी राइटिंग का आप रेफरेंस देखें, जब हम मेगास्थनीज की इंडिका को डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यह बहुत क्लियर है कि वो बहुत एक्यूट या कीन ऑब्जर्वर्स में से नहीं थे। और उनकी राइटिंग अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें उनकी गलत दिखाई देती हैं मेगास्थनीज की इंडिका में। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया सारा का सारा वो लैंड है जिसपे पूरे पे किंग्स ही किंग्स हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई स्लेव्स नहीं है, और उन्होंने कहा कि इंडियंस को राइटिंग नहीं आती। तीनों ही चीजें पूरी तरह उस वक्त के इंडिया के लिए गलत। इसके अलावा मेगास्थनीज की जो इंडिका है या मेगास्थनीज का जो वर्क है, जैसा हमने कहा कि फर्स्ट हैंड तो मेगास्थनीज की इंडिका पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करती, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में मिलती है वो हमें सेकंड हैंड पैराफ्रेसिस से मिलती है, बाद की टेक्स्ट से। बाद में मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ के उसको जैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उस वक्त के हिस्टोरियंस ने, खासतौर से ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस ने, और उन सभी हिस्टोरियंस की थोड़ी देर में हम आपसे बात करेंगे, उसके बेसिस पे हम इन्फर करते हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका में शायद ऐसा लिखा होगा। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिका एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मेट में कंप्लीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ बिट्स एंड पीसेस, कुछ पार्ट्स ही हमको इसके पैराफ्रेजेस में हमको दिखाई देते हैं, तो इसको हम एक यार्डस्टिक के तौर पे यूज नहीं कर सकते अर्थशास्त्र से कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा अर्थशास्त्र में मौर्यस का कोई डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं है, ना ही उनके जो एम्पायर हैं, एम्परर्स हैं, चंद्रगुप्ता या पाटलिपुत्रा, इनका भी अर्थशास्त्र में कोई हमें मेंशन दिखाई नहीं देता। तो इसका काउंटर लॉजिक है कि ये जो बुक लिखी गई, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे लिखी गई, डेस्क्रिप्टिव वर्क नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किंगडम को हम डिफाइन कर रहे हैं। इस बुक के थ्रू कौटिल्य ने यह डिफाइन करने की कोशिश की कि कोई भी एक बड़ा किंग, बड़ा एम्परर या बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको कुछ इस तरीके से स्टेट अपना बनाना होगा।
चाहे वो मॉडर्न किंग्स हो या बाद के किंग्स हो या पहले के किंग्स हो। तो एक ये थियोरेटिकल वर्क है जो सभी किंगडम्स पे इक्वली एप्लीकेबल होगा इन द साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि किसने लिखी होगी अर्थशास्त्र को, कब लिखी होगी अर्थशास्त्र को, मौर्यन पीरियड में लिखी, कौटिल्य ने लिखी, बाद में लिखी गई, या मेगास्थनीज की इंडिका के साथ मैच नहीं खाती, इन सारी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यह बड़ा अब क्लियर होता चला गया है कि अर्थशास्त्र के फेवर में जो ट्रेडिशनल व्यू रहा है एज का और ऑथरशिप का, कि इसको कौटिल्य ने ही लिखा, चाणक्य ने ही लिखा, विष्णुगुप्त ने ही लिखा और 4th सेंचुरी बीसी में ही लिखा, मॉडर्न पीरियड के दौरान ही लिखा, यह एक वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है। और एक बेसिक पॉइंट कि ये थ्योरेटिकल वर्क है, ये किसी भी एम्पायर, एम्परर का मेंशन करते हुए नहीं दिखाई देती, तो कभी ना कभी तो इसको लिखा गया होगा। तो उस किंगडम, उस एम्परर या उस पॉलिटिकल डायनेस्टी का भी हमको मेंशन नहीं दिखाई देता अर्थशास्त्र में। तो क्लियरली ये डिस्क्रिप्टिव वर्क नहीं है किसी पर्टिकुलर एम्पायर, एम्परर के बारे में, एक थ्योरेटिकल साइंस कॉन्सेप्ट है अबाउट स्टेटक्राफ्ट। ये बेसिक सिंगल पॉइंट ही इनफ है। जो भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे नहीं, ये बाद का वर्क रहा, इसको कौटिल्य, चाणक्य ने नहीं लिखा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अर्थशास्त्र क्लियरली स्टेटक्राफ्ट पे एक इंपॉर्टेंट ट्रीटाइज है एक किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक डिस्कशन, एक पोटेंशियल, मतलब ऐसा किंगडम होना चाहिए, ऐसा किंग होना चाहिए, ऐसा एम्पायर होना चाहिए, ऐसा एम्परर होना चाहिए। यह किसी एक्चुअल स्टेट को डिस्कस नहीं करता। तो अल्टीमेटली इन सभी लॉजिक, काउंटर लॉजिक, काउंटर लॉजिक का काउंटर लॉजिक, इन सारे पूरे डिस्कशंस, कॉन्सेप्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट से ये अब ऑलमोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है कि ट्रेडिशनल व्यू ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। जिसका मतलब अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। और किस पीरियड में लिखा? मौर्यन पीरियड में। अगर आप स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुक ऐसा लगता है शायद वत्स्यायन की जो कामसूत्रा थी उससे पहले की है, या यज्ञवल्क्य की स्मृति थी उससे भी पहले की है, या जो मनुस्मृति रही उससे भी पहले की है। और अर्थशास्त्र में हमको आजीविका के बारे में भी मेंशन दिखाई देता है जो बहुत अच्छे से फिट होता है मौर्यन पीरियड में। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में हमको संघ पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशंस हमें दिखाई देते हैं, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के बारे में, जो भी मौर्यन पीरियड की उस वक्त की जो सिविलाइजेशन डेवलपमेंट स्टेटस था उससे बहुत अच्छे से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा ये किसी और हिस्टोरिकल डायनेस्टी से मैच भी नहीं करता। तो अगर मौर्यन डायनेस्टी नहीं तो फिर कौन सी डायनेस्टी? और इसका जवाब आज तक किसी भी क्रिटिक के पास नहीं मिल पाया है। विष्णुगुप्त ऐसा लगता है कि जो ऑथर रहे अर्थशास्त्र के, इनका पर्सनल नाम रहा, और कौटिल्य, उनके नाम के जो गोत्र हैं उनको कौटिल्य कहा गया। और जो पेट्रोनिम था, मतलब फादर के नाम के बेस पे आपका नाम रख दिया जाए, इनके फादर का नाम था चनक, और इसलिए इनको कहा जाने लगा चाणक्य। तो चाहे चाणक्य हो, चाहे कौटिल्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, एक ही इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। और यह भी सजेशन है कि कौटिल्य ने हो सकता है इस बुक को लिखा हो जब उनको इंसल्ट किया नंदा किंग ने, और चंद्रगुप्त मौर्य को ज्वाइन करने से पहले, नंदा किंग को उखाड़ फेंकने से पहले, हो सकता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिख दिया हो, लिखना शुरू कर दिया हो, या एक वर्क इन प्रोग्रेस हो। अर्थशास्त्र भी एक कंप्लीट यूनिफाइड होमोजीनियस मिक्स या टेक्स्ट के रूप में नहीं है। यह भी हो सकता है कि शुरुआती वर्जन कुछ और हो, कौटिल्य ने कुछ और लिखा हो, और टाइम के साथ इसके डिफरेंट इंटरपोलेशंस होते रहें, बार बार इसमें चेंजेस आते रहें, रीमोल्डिंग्स होती रहें, तो हो सकता है टाइम के साथ ये चेंज और इवॉल्व भी होती चली गई हो। तो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम की जो डिबेट है इसकी एज और ऑथरशिप पे, ये अभी भी कुछ हद तक जिंदा है, लेकिन अभी तक कोई एक बहुत सॉलिड रीजन नहीं समझा पाया कि जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको अबैंडन किया जा सके, और ये जो ट्रेडिशनल व्यू, वाइडली एक्सेप्टेड व्यू या मेजरली एक्सेप्टेड व्यू है
कि मौर्यन पीरियड में कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र को लिखा 4th सेंचुरी बीसी में, इसको डिस्कार्ड किया जा सके। तो इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स यह है कि अर्थशास्त्र है क्या, कब इसको लिखा गया, किसने इसको लिखा गया, क्यों इसको लिखा गया, क्या इसके बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्रिटिसिज्म है, डिबेट है अर्थशास्त्र को लेके। और उस डिबेट से बाहर निकलते हुए, कंक्लूड करते हुए, ये अथॉरिटेटिवली हम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी बीसी बाय चाणक्य कह लें, या आप विष्णुगुप्त कह लें, या आप कौटिल्य कह लें, उन्होंने ही लिखा, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखा कि अर्थ मतलब जमीन आप कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, मटेरियल वेलबींग को कैसे बढ़ाएंगे, स्टेट कैसे डेवलप करेंगे, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसकी मूरिंग क्योंकि मौर्य पीरियड में है, अर्थशास्त्र को आप एक बहुत सब्सटेंटिव, अथॉरिटेटिव, डिटेल्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं मौर्य पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, यह हमारा डिस्कशन हो गया कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में। अब मुझे लगता है आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्यों कौटिल्य की अर्थशास्त्र इतना इंपॉर्टेंट है मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, मौर्य पीरियड को समझने के लिए। अब मूव किया जाए सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्वली इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका जो मौर्यन पीरियड रहा, उसने जो मौर्यन किंगडम था उसका रैपिड एक्सपेंशन देखा ट्रेड के टर्म्स में, खासतौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज रही, वेस्टर्न वर्ल्ड रहा, और कई बार एमिसरीज का भी, चाहे वो कल्चरल एमिसरीज हो, रिलीजियस एमिसरीज हो, उनका एक्सचेंज देखा मौर्यन एम्पायर और हेलेनिस्टिक किंग्स मतलब ग्रीको रोमन किंग्स के बीच में। और इस वजह से यह बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो ग्रीको रोमन अकाउंट्स हैं उसमें बहुत सारे इंडियन किंग्स का भी मेंशन आज तक आपको दिखाई देता है। जैसे चंद्रगुप्त को ग्रीको रोमन अकाउंट्स में कहा गया सेंड्रोकोटस, सिमिलरली बिंदुसार को कहा गया अमितघाटा, सिमिलरली पाटलिपुत्र को कहा गया पालिम्बोत्रा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, और मेगास्थनीज को जो कांधार एरिया अफगानिस्तान का, जिसको उस वक्त अराचोसिया कहा जाता था, उसका गवर्नर अपॉइंट किया सेल्यूकस निकेटर ने। बाद में एक ट्रीटी साइन हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और इस ट्रीटी को कंप्लाई करवाने, फॉलो अप करने या इसको आप एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने इस रिप्रेजेंटेटिव मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया। जो ग्रीको रोमन हिस्टोरियन है एरियन, उन्होंने कहा कि मेगास्थनीज ने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट ही अटेंड नहीं किया, लेकिन मेगास्थनीज ने उस वक्त के जो किंग पोरस रहे उनके कोर्ट को भी, उनकी टेरिटरी को भी, एम्पायर को भी कई बार विजिट किया। और रॉयल एम्बेसडर के तौर पे यह एक बड़ा क्रिटिसिज्म है मेगास्थनीज और उनकी राइटिंग्स का, क्योंकि वो तो एज ए रॉयल एम्बेसडर अपना स्टेटस एंजॉय करते थे, तो कॉमन लोगों के साथ, कॉमन सोसाइटी के साथ, कॉमन सिटीजनरी के साथ कितना उनका इंटरमिंगलिंग होगा, एक्सचेंज होगा, कितना उसको समझ पाए होंगे, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बात को लेके। चाहे सोशली हो, चाहे ज्योग्राफिकली हो, जो मेगास्थनीज का एक्सपोजर होगा इंडियन सोसाइटी को लेके, उसको आप लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड ही कहेंगे। यह भी क्लियर नहीं है कि मेगास्थनीज का जो ड्यूरेशन रहा या फ्रीक्वेंसी रही मौर्यन कोर्ट में या बाकी इंडियन सोसाइटी, इंडियन किंग्स के कोर्ट्स को विजिट करने की, वो कितनी रही, कब कब आए, कितने दिन रुके, कहां कहां ट्रैवल किया, ये डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब भी उन्होंने ट्रैवल किया, जो भी उनका एक्सपोजर रहा हो, चाहे लिमिटेड ही सही, रेस्ट्रिक्टेड ही सही, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और ये उनके जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस रहे इंडिया के, उसी पे बेस रही। बुक ओरिजिनली आज तक सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन उनके कुछ फ्रेगमेंट्स को बाद के जो ग्रीक और लैटिन वर्क्स रहे, उन्होंने पैराफ्रेज करके प्रिजर्व या रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की। और सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रीक और लैटिन हिस्टोरियंस की आप बात कर लें तो वो हैं डियोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन एंड प्लिनी। एक एक करके बात करते हैं। डियोडोरस सिसिलियस, ये हिस्टोरियन सिसिली में बॉर्न हुए सेकेंड हाफ ऑफ द 1st सेंचुरी बीसी, और टोटल इनका जो वर्क रहा ये 40 डिफरेंट बुक्स में रहा।
जिसको कहा जाता है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी या बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। और जो बुक नंबर 1 to 5 हैं प्लस बुक नंबर 11 to 20 हैं, इन पूरी 40 बुक्स में से सिर्फ वही सर्वाइव कर पाई। बाकी जो बुक्स हैं उनके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं या बाकी बुक्स में, लेटर वर्क्स में जो इनका रेफरेंस है, उसी के थ्रू उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। जो सर्वाइविंग बुक्स हैं बुक नंबर 1 to 5, 11 to 20, ये जो अलेक्जेंडर का इंडिया का कैंपेन रहा उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमें अवेलेबल करवाती हैं। इसके अलावा इंडिया का एक जनरल डिस्क्रिप्शन, और वो इंडिया का जनरल डिस्क्रिप्शन डियोडोरस सिसिलियस के वर्क में बेस्ड है मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर। सेकंड इंपॉर्टेंट, ग्रीक एंड लैटिन हिस्टोरियंस में से हैं स्ट्राबो। स्ट्राबो एक ज्योग्राफर एंड हिस्टोरियन हुए जिनकी बर्थ हुई 63 BCE में अमेशिया पॉन्टस इन वेस्ट एशिया, और इनकी जो ज्योग्राफी थी 17 डिफरेंट बुक्स में इन्होंने उसको लिखा, जिसमें से 15th डील करती है इंडिया के साथ और पर्शिया के साथ। जो थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रीक और रोमन हिस्टोरियन रहे उनका नाम है एरियन या फ्लेवियस एरियन, और ये रहे 96 CE से 180 CE के बीच में। ये एक स्टेट्समैन थे, सोल्जर थे, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, और इनका बर्थ हुआ निकोमेडिया बिथनिया में। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो रहा एनाबेसिस, जो अकाउंट है अलेक्जेंडर की जो एशियन कैंपेन्स रही उनके बारे में। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी खुद की एक इंडिका भी लिखी, और ये जो एनाबेसिस है जो अलेक्जेंडर के एशियन कैंपेन्स के बारे में, उसी के एक्सटेंशन के तौर पे उन्होंने, एरियन ने इंडिका भी अपना एक मेजर वर्क के रूप में उस वक्त प्रोड्यूस किया। और इस इंडिका का जो पहला पार्ट है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को, और एरियन की जो इंडिका है उसका जो पहला पार्ट है जो इंडिया को डिस्क्राइब करता है वो डियोडोरस की तरह बेस्ड है मेगास्थनीज की इंडिका पे। इसके साथ साथ एक और राइटर जिनका नाम है इरातोस्थेनेस, उसके या उनके वर्क के ऊपर भी एरियन की इंडिका का पहला पार्ट बेस्ड है, जो इंडिया को इन जनरल टर्म्स डिफाइन करने की कोशिश करता है। जो सेकंड पार्ट है वो है अकाउंट किसका, नेचरस का। ये अलेक्जेंडर ने उनको भेजा कि इंडस के किनारे किनारे आप जाइए और पर्शियन गोल्फ तक ट्रैवल करिए। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा ये एरियन की जो इंडिका है उसके सेकंड पार्ट में आपको दिखाई देती है। और जो ये वोएज रही नेचर्स की, ये जो यूफ्रेटिस रिवर है बेबीलोन में, वहां तक उन्होंने कंप्लीट की, ट्रैवल की। जो थर्ड पार्ट है इनकी इंडिका का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्रूव करने की ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड के जो सदर्न पार्ट्स हैं, ऐसे कंट्रीज, ऐसे किंगडम्स, वो अनइनहैबिटेबल है, मतलब वहां रहना बहुत मुश्किल है गर्मी की वजह से। फिर एक और मेजर रोमन स्कॉलर जिनका नाम है गायस प्लिनस सेकेंडस, 23rd to 79th CE, जिनको आप कॉमनली प्लिनी द एल्डर के तौर पर भी जानते हैं। रोमन स्कॉलर, और उनकी जो सबसे फेमस बुक नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरलिस हिस्टोरिया, जो 37 बुक्स को कंसिस्ट करती है, बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी हो, एथनोग्राफी हो, फिजियोलॉजी हो, जूलॉजी हो, सभी के साथ डील करती हैं। मेगास्थनीज के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको रोमन स्कॉलर कैलिडियस एलिनियस, जो 2nd और 3rd सेंचुरी सी में थे, जिन्होंने जूलॉजी पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक लिखी जिसका नाम है पिक्यूलैरिटीज ऑफ एनिमल, उसमें भी मेगास्थनीज की ऑब्जर्वेशंस, इंडिका की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका रेफरेंस हमको दिखाई देता है। और इतने सारे रेफरेंस, मेगास्थनीज का ओरिजिनल वर्क तो सर्वाइव नहीं करता, इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी वो ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका वर्क या उसमें जो इंफॉर्मेशन थी उसके रेफरेंसेस हमको इतने ज्यादा दिखाई देते हैं, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इंडिया उस वक्त कैसा रहा होगा उसकी वाइडर पिक्चर पेंट करने में। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म कि बहुत सारे जो ये पैराफ्रेजेस हैं या रेफरेंसेस हैं, ये सिर्फ मेगास्थनीज के इंडिका के बेसिस पे ही नहीं रहे, लेकिन बाकी जो राइटर्स रहे, चाहे वो किटेसिस हो, ओनिक्रिटिस हो, या डिमेचस हो, या इराथोस्थेनेस हो, इनके बेसिस पर भी उस वक्त के ग्रीको रोमन हिस्टोरियंस ने अपने वर्क को कंस्ट्रक्ट किया।
तो इसका मतलब यह हो सकता है क्योंकि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिंगल रेफरेंस के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ मेगास्थनीज की इंडिका के बेसिस पे ही ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया ग्रीको रोमन ऑथर्स हिस्टोरियंस द्वारा। इस वजह से उनके वर्क्स में भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, डिस्क्रेपेंसीज दिखाई देती हैं, चाहे वो स्ट्रैबो हो, डियोडोरस हो, या एरियन हो, या पिलनी हो। तो क्लियरली ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 6, 5, 10 अलग अलग बुक्स रेफरेंसेस से अपनी इंफॉर्मेशन को ग्लीन करेंगे, हो सकता है आपका फाइनल आउटकम कुछ डिफरेंट हो कंपेयर टू किसी और के आउटकम से, कंपेयर टू किसी और के आउटकम से। दे कैन ऑल बी वेरी डिफरेंट। ये जो सभी राइटर्स थे, ये एक ओल्ड ग्रीक ट्रेडिशन हुआ करता था कि आप दूसरी लैंड्स के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में लिखेंगे, उसका पार्ट हुआ करते थे। और ये उस वक्त के बड़े एजुकेटेड, पढ़े लिखे जो ग्रीक ऑडियंस हुआ करते थे, उनके लिए लिखा करते थे। और इनका जो एम था, सिर्फ उनको हिस्ट्री पढ़ाना नहीं, फैक्ट्स बताना नहीं, लेकिन उस वक्त इनको ये एंटरटेन करना भी इन राइटर्स का एक इंपॉर्टेंट एम हुआ करता था। तो एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह भी हो सकता है कि कोई भी उस वक्त के राइटर रहे हो ग्रीको रोमन, क्योंकि उनका एक एम अपनी ऑडियंस को, या जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हो, या रॉयल पैट्रोनेज जिनका उनके ऊपर हो, उनको एंटरटेन करना भी था। तो यह भी हो सकता है कि जब ये अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते थे, जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी, तो हो सकता है वो ऐसे ही सिर्फ पीसेस को उसमें से लें जो उनके ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करें, और हो सकता है ऐसे पीसेस को जानबूझकर वो छोड़ दें जिसमें उनके ऑडियंस को बहुत इंटरेस्ट ना आए या ऑडियंस को बोरिंग लगे। और इस वजह से भी जो अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक्स या अलग अलग वर्क, चाहे वो डियोडोरस हो, स्ट्रैबो हो, एरियन हो, पिलनी हो, उसमें जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, इसके बड़े रीजन यही माने जाते हैं कि एक तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को लिया गया, और दूसरा आप अपने अपने ऑडियंस, अपनी अपनी राइटिंग स्टाइल में लिख रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल आउटपुट होगा सबका सेम हो ही नहीं सकता। इन सभी बुक्स ने, या सभी ऑथर्स ने, या वर्क्स ने इंडिया के बारे में वो चीजों को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की है जो ग्रीक जैसी सिमिलर थी या सेम थी। इसके अलावा जो चीजें डिफरेंट थी, उनको भी इन्होंने हाईलाइट करने की कुछ हद तक कोशिश की है। लेकिन अगर आप देखें तो नरेशन इन बुक्स का आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप दिखाएंगे इंडिया के बारे में, वो कुछ हद तक आप सिमिलर कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया के बारे में इनका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा होगा, हो सकता है काफी हद तक वो एक ही हो सकता है मेगास्थनीज की इंडिका ही हो। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं, जो मेगास्थनीज की इंडिका के कंटेंट्स के बारे में बताते हैं, वो एक दूसरे से टाइम से भी सेपरेटेड हैं। अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है राइटर्स का, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं। तो इस वजह से भी टाइम के साथ अलग अलग टाइप की उनकी राइटिंग हो। जैसे प्लिनी का जो वर्क है, वो बाकी जो 3 हिस्टोरियंस हैं, जैसे स्ट्राबो, जैसे एरियन, जैसे डियोडोरस, उनसे कहीं बाद में प्लिनी ने लिखा। तो यह भी माना जाता है कि यह भी एक रीजन हो सकता है कि उनकी जो राइटिंग है वो कहीं ज्यादा फैक्चुअल है, कहीं ज्यादा ड्राई है, कहीं कम एंटरटेनिंग है। मेगास्थनीज की इंडिका में डिटेल्स आपको मिलती हैं कंट्री की साइज के बारे में, शेप के बारे में, रिवर्स के बारे में, सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्रोड्यूस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लेजेंड्स के बारे में। जो ग्रीक्स हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंडियन पिक्यूलैरिटी उनको दिखाई दी, उससे बहुत कैप्टिवेट हुए। वो रहे इंडिया के लोग नहीं, इंडिया के एनिमल से। और बड़े लेंदी डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे ग्रीको रोमन हिस्टोरियंस की राइटिंग में, हमारे इंडियंस के एलिफेंट्स के बारे में, मंकीज के बारे में, हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में, एलिफेंट हंटिंग के बारे में। कई सारी चीज उनको सिमिलर दिखाई दी, जिनके ऊपर उन्होंने कमेंट भी किया, और उन्होंने कहा कि ग्रीक की तरह इंडिया भी ओरिजिनली प्रिमिटिव ट्राइब्स, मतलब ये आदिवासियों द्वारा ही इनहैबिटेड रहा, विच इज ट्रू फॉर एनी कंट्री, क्योंकि शुरुआती कल्चर तो ट्राइबल कल्चर ही रहा। आप कोई भी लैंडमास, कोई भी कंट्री, कोई भी सब कॉन्टिनेंट, कोई भी एम्पायर देख लीजिए,
इसके अलावा इनकी राइटिंग्स में यह भी देखने को मिलता है कि इनिशियली तो ग्रीक की तरह इंडिया में भी प्रिमिटिव ट्राइब्स ही रहे, लेकिन बाद में आर्ट और बाकी जो ऐसी चीजें जिनसे ह्यूमन लाइफ इंप्रूव हो सके वो बाद में इन्वेंट की गई। ग्रीक इंडियंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्शिप को भी मेंशन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो भी डियोनिसस या हर्कुलिस जो गॉड हैं उनको प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं। और उन्होंने ये रेफरेंस दिया हमारे यहां इंडिया में जो वासुदेव कृष्ण की पूजा होती है उसको। इसके अलावा उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि जो ग्रीक आइडियाज हैं नेचर के बारे में, वर्ड के बारे में, सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, वो जो हमारे ब्राह्मण्स हैं उनके जो व्यूज हैं उससे काफी मैच होते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रीको रोमन राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इंडिया को आइडियलाइज किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको कभी भी वॉर में, युद्ध में इंक्लूड नहीं किया जाता था। इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं होती थी, इंडिया में कभी कोई चोरी भी नहीं होती थी, या बहुत रेयर ऐसे सर्कमस्टांसेस या केसेस हुआ करते थे। कई सारी गलतियां इन ऑब्जर्वेशन से दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आप एलियन जो स्टोरियन रहे उनका एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस देखिए। वो सजेस्ट करते हैं कि मेगास्थनीज ने कहा कि इंडिया में लोग या इंडियंस उस वक्त ना ही तो मनी बोरो करते थे, ना ही लैंड करते थे इंटरेस्ट पे, जो अपने आप में पूरी तरह गलत है। उस वक्त भी चोरियां हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ करता था, लोग इंटरेस्ट पे मनी लेते और देते भी थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड का पार्ट हुआ करता था। सिमिलरली स्ट्रैबो सजेस्ट करते हैं कि इंडियंस आर्ट्स, खासतौर से राइटिंग, फ्यूजिंग मेटल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना ही इंडियंस वाइन ड्रिंक करते थे, सिर्फ सैक्रिफाइसेस को छोड़ दें तो यह भी अपने आप में पूरी तरह गलत, क्योंकि राइटिंग तो हम बहुत पहले ही इन्वेंट कर चुके थे। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी या इंडिया का कंपैरिजन ये ग्रीको रोमन राइटर्स करते हैं इजिप्ट और यूरोप के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो सजेस्ट करते हैं कि जो रिवर गंगा है, रिवर इंडस है, उनको कंपेयर किया गया रिवर नाइल और रिवर डेन्यूब के साथ। उसके साथ यह भी कहा गया कि जो ज्यादातर एनिमल्स अब ग्रीक लैंड्स में टेम किए जा चुके हैं, डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं, इंडिया में आज भी वो वाइल्ड में, जंगल में एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सारी फैंटास्टिक स्टोरीज आपको मिलेंगी, जैसे वन हैंड हॉर्सेस की। इसके बाद ऐसे हेड्स, डियर टाइप, ह्यूज स्नेक्स के बारे में, एक रिवर सिलास जिसमें कोई चीज फ्लोट नहीं कर सकती। बहुत सारे स्ट्रेंज कस्टम्स भी आपको ग्रीको रोमन हिस्टोरियंस के अकाउंट में दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे जो साइटेशंस हैं, ये सारे जो ग्रीको रोमन रेफरेंसेस हैं, मेगास्थनीज के इंडिका के अलावा बाकी राइटर्स पे बेस्ड, ये हमको इंडिया के बारे में एक डबल फिल्टर के थ्रू इंडिया को समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मेगास्थनीज ने इंडिया को कैसे उस वक्त इंटरप्रेट किया होगा, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने ट्रैवल के बेसिस पे। और दूसरी बात, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो ग्रीको रोमन राइटर्स है उन्होंने मेगास्थनीज की इन राइटिंग को कैसे इंटरप्रेट किया होगा बिना इंडिया को विजिट किए हुए। तो यह भी एक पॉसिबिलिटीज है कि जो ऑब्जर्वेशंस हमें मेगास्थनीज की इंडिका के बेसिस पे बाद के ग्रीको रोमन राइटर्स के वर्क में दिखाई देती हैं, वो कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी ट्विस्टेड हैं, कितनी बायस्ड हैं, कितनी मॉडिफाइड हैं, इसका अंदाजा लगाना एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो साइटेशंस हैं मेगास्थनीज की इंडिका में, वो हमें जो एंशिएंट ग्रीक पर्सपेक्टिव रहा इंडिया के बारे में और हिस्ट्री रही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में 4th सेंचुरी बीसी के पीरियड में, उसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देने में बहुत ही सब्सटैंटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर, मौर्यन किंगडम, पहला कौटिल्य की अर्थशास्त्र और दूसरा मेगास्थनीज के इंडिका। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स वो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस बड़े ही यूनिक हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, कहां कहां इनको इंस्टॉल किया गया और क्या वो थीम रही जिसके बेसिस पे इन इंस्क्रिप्शंस को उस वक्त लिखा गया, बनाया गया, क्रिएट किया गया। जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं खासतौर से अर्ली 4th सेंचुरी बीसी के ऊपर, ये आपको दिखाई देते हैं अनुराधापुरा, श्रीलंका में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस आपको देते हैं उस वक्त की ब्राह्मी स्क्रिप्ट
यूज की जाती थी प्री मौर्यन पीरियड में। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार हिसाब से पिपरावा जो कैस्केट इंस्क्रिप्शन है या शोगोरा है या महास्तान इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हो सकता है प्री मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हो या अर्ली मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हो। कुछ लोग उनको समझते हैं कि ये अशोका के टाइम के ही इंस्क्रिप्शंस हैं। इवन कुछ हिस्टोरियंस का आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के बाद के इंस्क्रिप्शंस हैं, मौर्यन एम्पायर के बाद के इंस्क्रिप्शंस हैं। सांची इंस्क्रिप्शन एक फ्रेगमेंटरी इंस्क्रिप्शन है, मतलब सिर्फ कुछ पीसेस में, टुकड़ों में दिखाई देता है, जो हमें बिंदुसार का नाम मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि हो सकता है बिंदुसार ये मगधन एम्पायर नहीं, लेकिन ये मौर्यन कोई किंग होंगे जिनका नाम बिंदुसार होगा। उसके वक्त के ये सांची इंस्क्रिप्शन के फ्रेगमेंट्स हमको सजेस्ट करते हैं रीन ऑफ मौर्यन किंग नेम बिंदुसार। जो प्रैक्टिस है ये इंपीरियल प्रोक्लेमेशंस को, मतलब राजा क्या कहते हैं, क्या उनका आदेश है, क्या वो चाहते हैं, उनको स्टोन्स पे या पत्थरों पे लिखवाने का, ये अशोका का, पूरे मौर्यन एम्पायर का आप नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली अशोका के पीरियड या अशोका रीन के दौरान का सबसे रिमार्केबल स्टैंड आउट फीचर आप इसको कह सकते हैं। और जब जेम्स प्रिंसिप सक्सेसफुल हुए अशोका की ब्रह्मी एडिक्ट्स को पढ़ने में, तो उस वक्त ये क्लियर नहीं हो सका कि हम इन इंस्क्रिप्शंस को, एडिक्ट्स को पढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन किस किंग को ये इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स रेफर करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस अशोका को दो डिफरेंट टाइटल से डिस्क्राइब या रेफर करते हुए पाए गए। एक रहा देवनाम पिया, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब भगवान के प्यारे, और दूसरा रहा पियादासी, मतलब जो ऑस्पिशियसनेस की तरफ देखते हैं या ऑस्पिशियस जिनको माना जाता है, शुभ जिनको माना जाता है। फिर दीपवंश और महावंश, उनमें भी ये दोनों ही नाम, देव नाम पिया मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड पियादासी ही हु लुक्स ऑन ऑस्पिशियसनेस, इन दोनों का ही रेफरेंस हमें मिलता है अशोका को रेफर करने के लिए। और उससे हमें अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिलने लग जाते हैं कि ये जो दोनों टाइटल्स हैं, देवनाम पिया, पियादासी, ये कहीं ना कहीं अशोका को ही रेफर कर रहे हैं। फिर बाद के डिकेड्स में जब हमें माइनर रॉक एडिक्ट 1 मिला, उसमें क्लियरली हमें किंग अशोका का पर्सनल नाम इंस्क्राइब होते हुए मिला। तब यह क्लैरिटी आई कि देवनाम, पियादासी, ये दोनों ही टाइटल्स किंग अशोका के लिए ही यूज किए जाते रहे हैं। और ये माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट सबसे पहले मिला मस्की में, उसके बाद मिला ये उडगोलम में, निटूर में, बाद में मिला गुजरात में। और ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये प्राकृत लैंग्वेज में है, और स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। मनेशरा या सेबाजगरी दोनों में प्राकृत लैंग्वेज है, लेकिन खरोष्ती स्क्रिप्ट है। मतलब जैसे जैसे आप अफगानिस्तान की तरफ मूव करेंगे तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बजाय लैंग्वेज तो प्राकृत ही रही, लेकिन स्क्रिप्ट अब हो गई खरोष्ती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर ब्रह्मी स्क्रिप्ट, अफगानिस्तान के आसपास खरोष्ती स्क्रिप्ट। कुछ इंस्क्रिप्शंस आपको ग्रीक और अरामिक में भी मिलेंगे। एक बायलिंगुअल ग्रीक अरामिक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा शारे कुना, कंधार के पास में, साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में। 2 अरामिक इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे लेगमेन में, ईस्ट अफगानिस्तान में। एक आपको मिलेगा तक्षशिला में। एक बायलिंगुअल प्राकृत अरामिक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा लंपका में, और एक आपको मिलेगा कंधार में। अगर आप अशोका के इन इंस्क्रिप्शंस को डिवाइड करना चाहे तो कितनी मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएंगे? 2 मेन कैटेगरीज। सबसे पहले 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, और दूसरा 6 या 7 पिलर एडिक्ट्स। जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं ये ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें वेरिएशन तो है, लेकिन बहुत माइनर सा वेरिएशन है, लेकिन मिलते बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही इन इंस्क्रिप्शंस को कंट्रोल कर रही होगी, इंस्टॉल करवा रही होगी, और जो रॉयल प्रोक्लेमेशंस हैं उनको लोगों तक पहुंचा रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, केव इंस्क्रिप्शंस भी हैं। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनको सबसे पुराना अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस माना जाता है। उसके बाद आए मेजर रॉक एडिक्ट्स, और लास्ट में आए पिलर एडिक्ट्स। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ऐसे इवेंट्स को रेफर करते हैं
जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको मिलते हैं, जो ऐसा लगता है कि अशोका का जो अभिषेक हुआ होगा, ताजपोशी हुई होगी, उसके बाद के पीरियड को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। मतलब 50 साल किसके बाद? अशोका के अभिषेक के बाद। तो उससे आप एक टाइम फ्रेम, एक क्रोनोलॉजी भी आप जनरेट कर पाएंगे मौर्यन एम्पायर के पीरियड की। इसके अलावा एक बड़ा फीचर कि अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो बाकी एडिक्ट्स के मुकाबले बहुत यूनिक भी हैं, क्योंकि बाकी रॉयल इंस्क्रिप्शंस बाद के समय जो लिखे गए उनके मुकाबले अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो किंग की क्या वॉइस है, किंग की क्या आवाज है, किंग के क्या आइडियाज हैं, किंग क्या चाहते हैं, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। उसके बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हुए बहुत सारी हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन दें, लेकिन किंग खुद क्या चाहते हैं, उनकी क्या वॉइस है, वो आपको बाद के एडिक्ट्स में शायद ना मिले, जो आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस में बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। यह क्लियर नहीं है कि अशोका ने टोटल कितने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया और कहां कहां उनको इंस्टॉल करवाया। अगर आप फाइन और जुनजुआंग की हिस्ट्री देखें या उनके वर्क को देखें तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पिलर्स या इन इंस्क्रिप्शंस का मेंशन किया है, आज अगर हम वहां जाते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देते। हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गए हो सकता है लोकेशन उस वक्त उनको कुछ अलग लगी हो सकता है खत्म हो गए हों, बरी हो गए हों, या हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो। तो इस वजह से यह अभी भी क्लियर नहीं है कि ओवरऑल किस ज्योग्राफिकल लोकेशंस में अशोका ने इन इंस्क्रिप्शंस को इंस्टॉल करवाया, लिखवाया। जो एक्सटेंट मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो मोस्टली जो एम्पायर के बॉर्डर्स हुआ करते थे वहां पर इंस्टॉल करवाए गए, और जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं इनको जनरली लोकेटेड आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ एक को छोड़ के, अमरावती पिलर एडिक्ट को, अमरावती फ्रैगमेंट्स को। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा समझा जाता है, और आंध्रा कर्नाटक एरिया में इनका सबसे बड़ा क्लस्टर देखा गया है। जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये जो एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करते थे, जहां से लोग ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे, या पिलग्रिमेज रूट हुआ करते थे, लोग होली साइट्स को विजिट या ट्रेवल करने जाते थे, उन पे सबसे ज्यादा इनका कंसंट्रेशन देखा गया है। कुछ उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल सांची, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट मानी जाती है, वहां पर भी अशोका का सांची इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके अलावा अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये मोस्टली धम्मा की क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, किंग के क्या एफर्ट रहे हैं इसको प्रोपोगेट करने में, इसको बढ़ाने में, फैलाने में, और किंग का खुद का असेसमेंट कि वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं खुद के हिसाब से धम्मा को बढ़ाने में, फैलाने में, एक्सप्लेन करने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो डायरेक्टली इंडिकेट करेंगे कि किंग अशोका की एलिगेंस किसको, बुद्धा की टीचिंग को या बुद्धिज्म को, या उनका जो क्लोज रिलेशनशिप रहा संघा को, उसके बारे में। जो लेटर बाद के इंस्क्रिप्शंस हैं उनको एक समरी डिस्कशन के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे जूनागढ़ या गिरनार का जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का 150 सी में रिकॉर्ड किया गया, और उसमें सुदर्शन जो लेक है, जो एक इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्व माना गया, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। और इस जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 150 सी में हमको दिखाई देता है, मेंशन मिलता है कि ये जो सुदर्शन लेक थी, इनका जो कंस्ट्रक्शन था ये स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में और कंप्लीट हुआ अशोका के रीन या अशोका के रूल के दौरान। जो इंस्क्रिप्शंस हैं जनरली जो इनकी रेंज है ये 5th to 15th सेंचुरी सी है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और उसमें आपको मेंशन मिलेगा एक मुनि के बारे में जिसका नाम है चंद्रगुप्ता, साथ ही साथ एक जैना सेंट जिनका नाम है भद्रबाहु। और जो जैना टेक्स्ट हैं इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो हमें श्रवणबेलगोला में मिला है उसके थ्रू यह स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के भी फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन यह वाइडली एक्सेप्टेड व्यू नहीं है, क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है कि मौर्यन एम्पायर के ऊपर शायद बुद्धिज्म का हो सकता है ज्यादा इंफ्लुएंस रहा हो जैनिज्म के मुकाबले। अब अशोकन इंस्क्रिप्शंस की कुछ डिफरेंट कैटेगरीज को समझ लें और क्विकली उनके लोकेशन को एक समरी डिस्कशन के थ्रू आपको प्रेजेंट करते हैं। जैसे जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं या उनके जो पोर्शंस अभी अवेलेबल हैं वो हैं, पहला कंधार में जो अफगानिस्तान की कंधार डिस्ट्रिक्ट है साउथ अफगानिस्तान में, दूसरी है सबाजगढ़ी
जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ वेस्ट फ्रीमंटल प्रोविंस है पाकिस्तान में। फिर मंशेरा हजारा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट फ्रीमंटल प्रोविंस पाकिस्तान में। कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। गिरनार जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। फिर बॉम्बे सुपारा जो ओरिजिनली जो थाने डिस्ट्रिक्ट थी सुपारा वहां पर थे, अब इनको छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में ले आया गया है। फिर है धौली जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के उसमें। फिर है जौगड़ जो गजनम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के उसमें। इसके बाद इरागुड़ी जो है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के। फिर है सन्नति गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। जो 6 पिलर एडिक्ट्स हैं या उनके जो पोर्शंस हमको मिलते हैं वो हैं कंधार। कंधार कहां है? कंधार डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ अफगानिस्तान में। इसके अलावा दिल्ली, फिर दिल्ली टोपरा, ये ओरिजिनली जो टोपरा है अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में मिला। इस पिलर के 7 डिफरेंट एडिक्ट्स हैं। दिल्ली मेरठ पिलर ओरिजिनली हमको मिला मेरठ में। फिर इलाहाबाद कोसम पिलर ये ओरिजिनली हमको मिला कोसम में जो कि कौशाम्बी है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। फिर हमें मिला लौरिया अर्राज जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में मिला। फिर लौरिया नंदनगढ़ जो हमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में मिला। फिर हमें मिला रामपुरवा चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। इसके अलावा जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जिनको एमआरईज भी कहा जाता है, ये हमें मिलती हैं बहापुर या श्रीनिवासपुरी न्यू दिल्ली में। माइनर रॉक एडिक्ट 1। बैराट जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में माइनर रॉक एडिक्ट 3। एरोरा मिर्जापुर चंदौली के एकदम बगल में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट 1। सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार माइनर रॉक एडिक्ट 1। गुजरा दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी माइनर रॉक एडिक्ट 1। रूपनाथ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट 1। पंगरुरिया शेरोर डिस्ट्रिक्ट एमपी माइनर रॉक एडिक्ट 1। मस्की रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1। गविमथ रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1। इसके अलावा पालकंडू रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1। निट्टूर बेलरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2 दोनों। उदयगुलाम बेलरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। राजूला मंदागिरी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। इरागुड़ी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। सिद्धापुरा चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। जतिंगा रामेश्वरा चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका माइनर रॉक एडिक्ट 1 and 2। और जो माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके जो वर्जन्स हैं वो आपको मिलेंगे सांची जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, सारनाथ बगल में जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और कौशाम्बी जो इलाहाबाद या अभी अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है यूपी में। जो कमोमरेटिव इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको मिलेंगे निगाली सागर या रुमिनडेई, दोनों ही जो भैरवा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में। एक फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन भी मिलेगा अशोका का, वो आपको मिलेगा अमरावती जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। और इसके अलावा 3 केव इंस्क्रिप्शंस, 3 केव इंस्क्रिप्शंस अशोका के, अशोकन टाइम के, ये आपको मिलेंगे बाराबर हिल्स में जो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। एक डोनेटिव एडिक्ट आपको मिलेगा अशोका की क्वीन का, वो आपको मिलेगा इलाहाबाद कोसम पिलर पे इंस्क्राइब किया हुआ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर, फाइनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो है आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिस्मैटिक एविडेंस हमको क्या सजेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर के बारे में। जो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं इस पर्टिकुलर पीरियड मौर्यन एम्पायर, मौर्यन पीरियड की बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती, बहुत इनएडिक्वेट हैं। साथ ही साथ जो डेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती, ना ही वो आप उनको रिलायबल कह सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट बहुत स्केची इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मिडिल और लेट NBPW फेजेस की, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेजेस की, खासतौर से गंगा वैली में। और ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेजेस खासतौर से मिडिल और लेट कॉरस्पॉन्ड करते हैं मौर्यन पीरियड को। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जाएंगे और वहां पे आप आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो तो और भी बहुत ज्यादा कम आपको दिखाई देगी इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि अभी तक मेजर एक्सकेवेशंस कैरी आउट ना किए गए हों मौर्यन एम्पायर साइट्स के आसपास या उन पर्टिकुलर जगहों पे। जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जैसे कुम्हरार या बुलंदी बाग, इनको आप एसोसिएट करते हैं पाटलिपुत्रा के साथ, जो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, जो मगधन एम्पायर की भी कैपिटल हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स तक्षशिला, मथुरा, बीटा,
और पुराने लेवल्स के मुकाबले अगर हम मॉडर्न लेवल्स को कंपेयर करने लग जाएं तो मॉडर्न लेवल्स में हमें कहीं ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी आर्टिफैक्ट्स को लेके, और जो अर्बन फीचर्स हैं मॉडर्न एम्पायर के दौरान उसमें कहीं ज्यादा अर्बनाइजेशन आपको पुराने पीरियड के दौरान अब दिखाई देने लगेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, माइंड ट्विस्टर, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं या पिलर्स हैं उसको आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मानेंगे या इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन मानेंगे या आप उसको आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मानेंगे? क्योंकि वो सिर्फ बुक्स पे नहीं है, वो पिलर्स या स्टोन्स पे, रॉक्स पे लिखे हुए हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अशोका के पिलर एडिक्ट्स, या इनफैक्ट मैं कहूंगा रॉक एडिक्ट्स भी। उनको आप दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं। उसको आप मटेरियल एविडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, उसको आप स्कल्पचरल और आर्किटेक्चरल एलिमेंट के तौर पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली प्रोड्यूस किया गया रॉयल पैट्रोनेज के थ्रू। इसके अलावा और भी कई सारे स्टोन स्कल्पचर्स हों, टेराकोटा इमेजेस हों, जो हमें उस वक्त का जो अर्बन मिलेनियम था उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे उस वक्त के जो कॉइन्स रहे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, मोस्टली किसके बने होते थे? सिल्वर के। वो मॉडर्न पीरियड के दौरान भी यूज में कंटिन्यू रहे। कई सारे सिंबल्स इन पंच मार्क्ड कॉइन्स के ऊपर, जैसे क्रेसेंट ऑन आर्चेस, जैसे ट्री इन रेलिंग्स, जैसे पिकॉक ऑन आर्चेस, इनको भी मॉडर्न किंग्स के साथ या उनके रूल के साथ, पीरियड के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली क्या मतलब रहा होगा इन डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का कि क्रेसेंट ऑन आर्चेस या ट्री इन रेलिंग या पिकॉक ऑन आर्चेस, ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। कुछ सजेशंस हालांकि इस बारे में दिए गए हैं, और एक कॉमन सजेशन यह है क्योंकि ये इन पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स पे आपको रिपीटेटिवली दिखाई देते हैं, खासतौर से तीन ये सिंबल, क्रेसेंट ऑन आर्चेस, ट्री इन रेलिंग एंड पिकॉक ऑन आर्चेस, तो ये हो सकता है एक कॉमन पूल हो कल्चरल सिंबल्स का। यह भी हो सकता है इनकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो। यह भी हो सकता है कि ये सिंबल्स रॉयल्टी, मतलब किंग, फॉर एग्जांपल जैसे सन एटसेट्रा के जो सिंबल्स थे उनको किंग्स या रॉयल्टी या जो एम्परर, एम्पायर या एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ करता था खुद इशू करते हों। फॉर एग्जांपल जो ट्री इन रेलिंग का सिंबल है इन पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स पे, उनके लिए कहा जाता है कि वो बुद्धा के जो एनलाइटनमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यह भी कहा जाता है कि जो आर्चेस हैं, क्रेसेंट ऑन आर्चेस हो या पिकॉक ऑन आर्चेस हो, ये बुद्धिस्ट स्तूपास को रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं। लेकिन ये सारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं स्पेक्युलेटिव हैं, क्लैरिटी नहीं है। जो यूज है कॉइन्स के ऊपर सिंबल्स का, जिनको कौन इशू करता होगा? स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लियरली हमको समझाते हैं कि अब कॉइन्स के ऊपर भी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस, रॉयल इंफ्लुएंस, या अब वो भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस गेन करना शुरू कर चुके थे। और जैसा जब हमने अर्थशास्त्र का डिस्कशन किया कि अलग अलग टाइप के डिनोमिनेशंस सिल्वर कॉइन्स के, और सिल्वर के साथ कई बार हमको अलॉय करते हुए कॉइन भी मिलते हैं, मतलब किसी और मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल पानास या कॉपर कॉइन्स जिनको मशकास कहा जाता था, वो भी दिखाई देते हैं मॉडर्न पीरियड के, जो भी हमें उस वक्त की मेटलर्जी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, रॉयल पैट्रोनेज के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रेड के बारे में जैसा हमने पहले देखा, इंडिया में सिल्वर नहीं मिला करती थी, तो अफगानिस्तान से शायद उस वक्त ये इंपोर्ट की जाती हो। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआती लेक्चरों में बहुत डिटेल में आपको समझा चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, किस तरीके से मेटल्स चेंज होते रहे, क्या हमें बताते हैं, किस कंट्री से हम एक्सपोर्ट करते होंगे, कहां पे हम इंपोर्ट करते होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इन बहुत सारी चीजों से हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 19 ऑन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहास का लेक्चर नंबर 19। अब अगला जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेगा हमारा फुल फ्लेज्ड मॉडर्न एम्पायर को, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स को, उस वक्त क्या क्या सिटीज रहे, क्या उनके मेन फीचर्स रहे, पॉलिटी कैसे रही, अर्बनाइजेशन कैसे रहा, वुमेन की पोजीशन क्या रही, ट्रेड क्या रहा, कॉमर्स क्या रहा, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस क्या रहे, रिलीजन क्या रहा, इन सब के बारे में हम बात करना, डिस्कस करना शुरू करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में फ्रॉम लेक्चर नंबर 20। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।